Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So here today I am there with you all with complete marathon for class 12th business administration. Last minute revision video है ये. तो there are two types of students जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है और those students who are thorough with their preparation. For both kind of students this video is really going to help them, राइट. रीजन बीन जिन्होंने अच्छी तरह सिलेबस को तैयार कर लिया है तो उनके लिए ये पूरा रिवीजन वीडियो है, रिकैप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए तो इट इज लाइक अ बाइबल कि इसी को पढ़ के भी अगर वो पेपर में अपीयर होते हैं इवन देन दे विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विद द टॉपिक्स. द फर्स्ट इज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. तो यहाँ मैंने क्या किया बेटा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है. तो जो आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस ऑफ द बिजनेस लाइज इन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. सो ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, राइट. अब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे यू हैव टू आंसर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द कंपनी, कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये जो पॉइंट्स है व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट अगर इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो मैनेजमेंट से जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या है आइडेंटिफाई होते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तब तक सक्सीड नहीं कर सकती है जब तक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड हो. तो मैनेजमेंट की हेल्प से ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होते हैं और डिफाइंड होते हैं. सेकेंडली, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अचीविंग द गोल्स, इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. और कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी मटेरियल्स हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है ताकि मिलके दे कैन अचीव द वर्क प्रॉपरली एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है मैनेजमेंट का कि रिड्यूस करना वेस्टेज ऑफ ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. तो ये जब इनकी वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. फिर मैनेजमेंट ऑल्सो इनकरेज इनोवेशन, राइट. तो इनोवेशन को प्रमोट करता है मैनेजमेंट, एनकरेज करता है इनोवेशन से नए आइडियाज आते हैं, नए मेथड्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, राइट. ऑल्सो मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पर्सनल इट हेल्प्स इन, इट गिव्स द स्पेस फॉर अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. देखिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसी तरह इंडिविजुअल्स के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट. सो मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म कि जिसकी हेल्प से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी एम्प्लॉयज़ के अचीव हो जाए. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं, फाइनेंशियल नीड्स एम्प्लॉयज़ की, सोशल नीड्स, राइट. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैनेजमेंट जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. हाउ? क्योंकि मैनेजमेंट की हेल्प से ही क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है एंड मैनेजमेंट makes that organization dynamic, right. क्योंकि कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इनकरेज करती है एम्प्लॉयज़ को. कोई भी जो चेंज है जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो एम्प्लॉयज़ टेंडेंसी क्या होती है, एम्प्लॉयज़ उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं. बट मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करती है, मोटिवेट करती है एंड हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट द चेंजेस, राइट. सो जब चेंजेस अडेप्ट होते हैं so it makes the organization dynamic. Next question is Sujata is working in a private sector bank. तो उसका सुजाता का क्या काम है, वो जितनी भी पॉलिसीज है बैंक की उसको फॉर्मुलेट करती है एंड उसका व्यू पॉइंट है कि मैनेजमेंट का मीनिंग होता है लोगों से काम करवाना, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स बाय मोबिलाइजिंग physical and human resource. Also
उसका व्यू पॉइंट क्या है कि सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट एफिशिएंट हो। तो उसकी लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं वो उससे सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं कि वो एक साथ टीम की तरह काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है किस लेवल पे सुजाता काम कर रही है। तो सुजाता इज वर्किंग इन अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको ये वाला जो है आपको पहले ही अभी बता चुकी हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो ये रिपीट ही है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करा चुकी हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, या आप इसको केस स्टडी बेस्ड भी बोल सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपको टॉपिक का बारे में नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 3, राजीव जो है कंस्ट्रक्शन, राजीव लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज दे लर्न वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन फ्रॉम द सीनियर्स। सो कंपनी जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देती है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देती है एम्प्लॉयज को। इससे एम्प्लॉयज जो हैं वो ग्रो करते हैं, एबिलिटीज डेवलप करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज है मार्केट में। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। एंड दे एम्प्लॉयज व्हाट दे डू कि वो सॉल्यूशंस निकालते हैं प्रॉब्लम की इन अ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली वर्क करती है। तो आपको पहले बताना है, आइडेंटिफाई करने हैं, और 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में इम्पोर्टेंस पेपर में पूछिए, सारे जो क्वेश्चंस हैं व्हाट आई हैव डन ये सारे 10 इयर्स में से मैंने कंपाइल किए, एंड जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहे हैं कि पेपर में आएंगे इवन दोज आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रेपिटेटिवली इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लीजिए क्योंकि ये 2-3 बारी बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से वाले पॉइंट्स हैं, किस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये वाला। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, एक तो इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे, क्योंकि जो मैनेजर है वो टीम को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कि वो अपने पर्सनल गोल्स जो है अचीव कर सके। देन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कैसे डेवलपमेंट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स दे रहे हैं तो सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो रही है। और क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं ताकि वो चेंजेस को अडेप्ट करें। और इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आप ये भी लिख सकते हो कि वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, इसी पैराग्राफ में से आपको बताने कौन से 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस हाईलाइटेड है। तो मैं कलर एक बारी ये वाला कर लेती हूँ। तो जब यहाँ लिखा है कि कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, तो ये हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी गुड्स तो सोसाइटी वाला पॉइंट हो गया। देन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ये सॉल्यूशंस रैपिडली चेंजिंग तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। तो ये वाले इस तरह आप पेपर में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट सेड दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो हर टाइप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप की हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो या स्पोर्ट्स हो,
या कोई भी साइज हो, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज साइज, या कोई भी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप, मीडियम, लोअर लेवल, तो यू विल फाइंड कि मैनेजमेंट हर जगह, it is, you will find management everywhere, whether it is different type of organization, whether it is different size of organization, whether it is there are different levels of organization. Management is prevalent everywhere, हर जगह आपको मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करते हुए दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब यू विल फाइंड everywhere. Now, Ritu is the manager of Northern Division of larger corporate house. So, at what level does she work in the organization? ये मैनेजर है, सो मैनेजर है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात हुई है, राइट। तो आपको 3 फंक्शंस बताने हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। पहला है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, राइट। सो इस लेवल पे पॉलिसीज जो है फ्रेम्ड होती हैं, जो फ्रेम की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, वो सारी पॉलिसीज को इंटरप्रेट किया जाता है। पॉलिसीज फ्रेम नहीं होती हैं मिडिल लेवल में, पॉलिसीज टॉप लेवल फ्रेम करते हैं, पर इंटरप्रिटेशन कौन करते हैं? मिडिल लेवल। फिर अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, सो यहाँ पे एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है इस लेवल पे, जितने भी मैनेजर्स इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, दे अपॉइंट द एम्प्लॉइज, एंड आफ्टर अपॉइंटिंग they assign the duties to the subordinate to the employees, right? Next question. X was working with men units as foreman. तो वो अपना काम बहुत सिंसियरिटी से करता था, पंक्चुअलिटी से करता था। आपको बताना है कि किस लेवल पे वो काम कर रहा है। सो ही इज वर्किंग एट लोअर लेवल, राइट। तो अगर मैनेजर पूछा है तो मिडिल लेवल, अब वो फोरमैन, एज अ फोरमैन काम कर रहा है तो लोअर लेवल। फिर एक क्वेश्चन टॉप लेवल का भी आया था ना, यहाँ देखिए, आई थिंक ऊपर ही था, आई थिंक ऊपर आए, देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। सो व्हाट फंक्शन डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग? स्टेट एनी 3। तो एज अ फोरमैन वो क्या करता है? फोरमैन में वो जितने भी ग्रीवियंस हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं वर्कर की, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करता है, ठीक है, प्लान करता है कि किस तरह काम करना है, राइट। और ही ऑल्सो मेंटेन डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सीईओ राजीव एक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एंड ड्रीम क्या है इस कंपनी की? वो बेस्ट प्लेयर बने पूरी मार्केट में, ठीक है। तो ही हैज एफिशिएंट टीम ऑफ पीपल, बट he has a habit of overseeing the execution work and not letting the head of the department take the decision। क्या मतलब है कि वो सारे काम, उसकी क्या आदत है, वो सारे काम खुद ही करता है, और जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनको डिसीजन लेने नहीं देता। तो इससे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लोगों में और एफिशिएंसी कम हो रही है, एंड ही इज नॉट एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। तो पहले तो आपको बताना है किस लेवल पे राजीव काम कर रहा है। सो सीईओ है, सीईओ राजीव ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड। सीईओ जो है वो आता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट में, राइट। तो सीईओ जो है ये बहुत डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये उनका पार्ट होते हैं, ये पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, गोल सेट करते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट, कोई भी फंक्शन आपको बताना है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनमें से मैंने सारे यहाँ लिस्ट कर दिए, लेकिन पेपर में 1 पूछा तो आप 1 ही लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाना, पॉलिसीज बनाना ऑर्गेनाइजेशन की, जॉब्स असाइन करना एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंस अरेंज करना, ठीक है। देन टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, एंड इट ऑल्सो मेंटेन लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, गवर्नमेंट के साथ, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, राइट। सो परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, आपको डिफरेंशिएट करना है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में।
on the basis of nature and functions. ओके, सो यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे डिफरेंस जो हैं वो आपके लिए रख दिए, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको नेचर और फंक्शन के बेसिस में डिफरेंस बताना है। तो पहले ये 2 पॉइंट्स ही कवर कर लेते हैं, जो ये मैनेजमेंट का है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैनेजमेंट जो है बेटा एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आप देखो स्कूल में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी प्रिंसिपल है, तो शी इज बेसिकली इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। शी टेक्स द पॉलिसीज, मेक्स द पॉलिसीज फॉर द इंटायर स्कूल, डिसीजंस लेती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि कितना स्कूल का ग्रोथ कैसे हो सके, प्लान्स, शी फॉर्मुलेट्स द प्लान। तो शी इज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। लेकिन मैनेजमेंट को में क्या है, एग्जीक्यूट करते हैं जो भी डिसीजंस ली गई हैं बाय द प्रिंसिपल, so it is executed by the management। जितने भी लोग मिडिल लेवल में हैं, लोअर लेवल में हैं, they execute it। फंक्शन पे आते हैं, मैनेजमेंट इज अ डूइंग फंक्शन। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं, they get the work done by the subordinates। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ डूइंग, इट इज अ थिंकिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज प्लान करना, प्रोग्राम्स डिजाइन करना, अब डिसीजंस लेना, वो किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको नेचर और फंक्शन बोला था, राइट। यहाँ पे देखिए नेचर और फंक्शन, तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही हाईलाइट करेंगे, राइट। बाकी आप इस पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। कि एक सक्सेसफुल मैनेजर लेस सक्सेसफुल मैनेजर से कैसे अलग है, क्योंकि जो सक्सेसफुल मैनेजर है वो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वर्क, जैसे अगर प्रिंसिपल है कि डिवीजन ऑफ वर्क, तो व्हाट ही विल डू, ही विल इम्प्लीमेंट, पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो आपको इसमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फीचर है जो हाईलाइट किया गया है। तो आपको 2 बताने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोली गई है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो बेसिकली यहाँ पे आप 2 फीचर्स जो हाईलाइट कर सकते हो, गोल ओरिएंटेड एंड डायनामिक नेचर, राइट। जो मैनेजमेंट है, ये जो फीचर्स या इंपॉर्टेंस हमने की थी मैनेजमेंट की, वही वाले पॉइंट्स है कि मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या रहता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। और डायनामिक नेचर, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स टू द एम्प्लॉइज, ताकि कोई भी चेंज हो, employees can accept the changes। So with this, unit 1 is over। Let's move forward to unit 2। This is about concept of management। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, explain the concept of harmony not discord as a principle of scientific management। Okay, just a second, let me just zoom it little bit। Yes, so हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बनाए थे, टेलर। एंड टेलर बिलीव कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनके जितने भी इंटरेस्ट, देखो एम्प्लॉयर का अलग इंटरेस्ट होता है, क्या इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट कमाना, एंड एम्प्लॉयज का अलग इंटरेस्ट होता है, दे वांट गुड वेजेस, गुड सैलरीज। एम्प्लॉयर कभी भी नहीं चाहेगा कि बहुत अच्छे वेजेस और सैलरीज हो, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट कम होता है। लेकिन एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनके वेजेस और प्रॉफिट्स उनको अच्छे मिले। तो इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेलर वो ये मानते थे कि जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो हार्मोनाइज्ड होना चाहिए। हार्मोनाइज मतलब इनके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सो दैट कि इन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। वो इसलिए ज़रूरी है
कि दोनों जब मिलके, दोनों के इंटरेस्ट जब वो कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव किए जा सकते हैं। सो ये जो कॉन्फ्लिक्टेड गोल्स हैं, इट शुड नॉट बी देयर, दे शुड बी हार्मोनाइज्ड। नेक्स्ट, आपको ब्रीफ नोट लिखना है ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल के बारे में आपको ये लिखना है कि फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनाई थी, नंबर 1, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, आप ये इसमें पूरा इस तरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल आपको एक पॉइंट बता देती हूँ जो आप पेपर में लिख सकते हो, कि फ्यूल ये वाला लिख सकते हो, ही डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, राइट। देन उन्होंने बिजनेस ऑपरेशंस को 6 एक्टिविटीज में डिवाइड किया था, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, राइट। देन मैनेजमेंट को 5 फंक्शंस में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, राइट। So this you can write. Then next question, Sanjana is running a restaurant in Kanpur. Employee turnover in her business is very high. तो संजना का एक रेस्टोरेंट है एंड उसके रेस्टोरेंट में क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज वहाँ पे बहुत देर तक टिकते नहीं है, बड़ी जल्दी जो है वो रेस्टोरेंट छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो वो हमेशा उसका काम, संजना का क्या रहता है, नया स्टाफ ढूंढना। एंड जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करती है संजना, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को शिफ्ट करती रहती है। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सो द प्रिंसिपल जो वायलेट हुआ है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि मैनेजमेंट को ऐसी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। टाइम देना चाहिए नए एम्प्लॉयज को कि वो काम से यूज टू हो जाए, है ना। अगर इंस्टेबिलिटी है टेन्योर की, यानी उनको लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको लंबे समय तक नहीं रख रही है, कभी भी निकाल सकती है, वो इंस्टेबिलिटी से, अगर ऐसा इंस्टेबिलिटी है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है हमेशा उनके मन में डर लगा रहेगा कि कभी भी उनको निकाल सकते हैं, वो बहुत मन लगा के काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और इनके अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, वो कैसे आप कम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप उनको जो है स्टेबिलिटी दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग। सो मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स है फ्यूचर में, उसको एस्टिमेट करना, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेज है स्टाफिंग प्रोसेस की, इसको मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। तो मेन पर्पस क्या है मैन पावर प्लानिंग का, कि ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस भी नहीं होना चाहिए लोगों का, नहीं तो लोग खाली बैठे रहेंगे, शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि शॉर्टेज होगी तो फिर काम कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे गोल्स अचीव करेगी। तो राइट अमाउंट, राइट काइंड ऑफ पीपल, ये भी जरूरी है, वो भी अपॉइंट हो, और राइट अमाउंट, कितने लोगों की एक्चुअल में जरूरत है, दे शुड ऑल्सो बी देयर। तो इसी प्लानिंग को बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली है डिफरेंशियल पीस रेट और दूसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो फंक्शनल फोरमैनशिप में बेटा क्या था, टेलर का ये प्रिंसिपल है और टेक्निक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, उनके अकॉर्डिंगली एक सुपरवाइजर जो है वो सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक अलग टास्क के लिए अलग सुपरवाइजर होना चाहिए। सो टेलर ने सजेस्ट किया फंक्शनल फोरमैनशिप, और इसके अकॉर्डिंगली 4 जो सुपरवाइजर हैं वो होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में,
और 4 सुपरवाइजर्स जो हैं वो होंगे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख देती हूँ, उन्होंने अलग से किया प्लानिंग वर्क एंड एग्जीक्यूशन वर्क, राइट। और प्लानिंग के अंदर आपके 4 सुपरवाइजर्स हैं और ऐसे ही एग्जीक्यूशन के अंदर भी 4 सुपरवाइजर्स हैं। सो हर वर्कर जो है he will be instructed by the 8 bosses. So according to टेलर कि एक जो सुपरवाइजर है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, इसलिए ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट। देन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की वेज इंसेंटिव प्लान जब डेवलप हुए थे, ठीक है, तो मेन टेलर ने ही ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है बताया था। और अकॉर्डिंग टू दिस कि अलग अलग पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग सिस्टम होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो जैसे देखिए, अगर ए मिस्टर ए है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ए और बी दो वर्कर्स है। ए बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है और बी आधा टाइम दिन में इधर उधर घूमता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पास करता है, 1 घंटा सो जाता है। तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट ए एंड इन ऑर्डर टू टीच द लेसन टू बी, अलग अलग वेज रेट पीस रेट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए को मिल जाएगा 10 रुपीज एंड इसको बी को मिल जाएगा 8 रुपीज पर डे काइंड ऑफ पी। और सो इसमें टू अचीव, इन्होंने बोला टेलर ने कि टू अचीव द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इट इज इम्पोर्टेंट कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी डिफरेंशिएटेड। तो एफिशिएंट वर्कर कैसे मोटिवेट होगा अगर उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इनएफिशिएंट को कैसे पता लगेगा, लेसन कैसे मिलेगा अगर उसको कम मिलेंगे। तो दिस was the piece system which was designed by Taylor. Now आपको बताना है रोल ऑफ स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है कि जो मेन स्पीड बॉस का ये रोल है, इंश्योर कर सके कि जो जॉब है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो। और गैंग बॉस का क्या काम है, टू मेक इंश्योर कि जो वर्कर्स हैं और मशीन्स हैं दे आर फिट, बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कंडीशंस में है, वर्कर्स भी दे आर फिट एंड फाइन और मशीन्स भी वर्किंग कंडीशन में है फॉर प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एंड बाय सेम एज साइंस एंड और एज इनएग्जैक्ट साइंस बाय अदर। तो मैनेजमेंट को कई लोग तो बोल रहे हैं साइंस है, कई बोल रहे हैं इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, सो इसमें आपको बताना है ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, एज एन आर्ट भी है। सो मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। सो इसको मैं एक बार यहाँ से जस्ट लेट मी, हाँ। So it can be said that to get information about a subject is science and putting the information to practice is an art. अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो मैनेजमेंट जो है वो बेटा आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों साइंस क्यों है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, प्रिंसिपल्स डिजाइन होते हैं, राइट, तो वो बहुत रैशनली सोच समझ के लॉजिकली डिजाइन किए जाते हैं। तो साइंस में भी हर चीज सिस्टमेटिक होती है, स्टेप वाइज की जाती है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ की जाती है। ऐसी मैनेजमेंट इज, एवरीथिंग इज प्लान प्रॉपरली लॉजिकली, सो मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब व्हाट इज एन आर्ट, आर्ट में जैसे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, राइट। इसी तरह मैनेजमेंट में जो है इट इज एन आर्ट, क्योंकि जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं इट इज पुट इनटू प्रैक्टिस, राइट। सो विथ सम मॉडिफिकेशन ऑल्सो, जरूरी नहीं है जो भी प्रिंसिपल बना है वो एज इट इज ही हो जाए, कई बार डिपेंडिंग ऑन दी ह्यूमन बीइंग, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, उसमें इनोवेशंस प्रिंसिपल्स में टाइम टू टाइम चेंजेस भी किए जाते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, briefly explain the role of shop disciplinarian
एंड इंस्पेक्टर इन फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। तो शॉप डिसिप्लिनेरियर कौन है? जो फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और कोई भी अगर ड्यूटी से एब्सेंट है, ठीक है, रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो ये सारी चीजों के साथ डील करता है। इंस्पेक्टर कौन है? चेक करता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये रिपीट ही है, तो बट ये वाला जो आंसर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, कि मैनेजमेंट में सारे फीचर्स हैं आर्ट की तरह, ठीक है, जितने भी आर्ट में फीचर्स होते हैं वो ऑल आर लाइक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैज सेम फीचर, राइट। और साइंस मैनेजमेंट जो है वो साइंस के भी जो कुछ क्राइटेरिया है वो मैनेजमेंट के अंदर भी है, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनाए जाते हैं। सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय टेलर। सो ये आपके देखिए, ये रहे आपके, फर्स्ट है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटीग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं, टाइम स्टडी में क्या है कि टाइम स्टडी फाइंड आउट कि कितना टाइम लगता है एक जॉब को करने में, एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में टाइम स्टडी क्या नोट करती है कि कितना टाइम लग रहा है जॉब को करने में, राइट। सो टाइम को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, राइट। मोशन स्टडी में क्या है कि कितने मूवमेंट्स लगते हैं एक ऑपरेटर को मशीन में, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या है मोशन स्टडी का, कि जितने भी यूजलेस मोशंस हैं वो रिड्यूस कर दें, एलिमिनेट कर दें, एंड टू डू द वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, दैट इज मोशन स्टडी। तो जैसे अगर एक वर्कर है इधर, ये काम कर रहा है और उसके पास एक मशीन है, मैं ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है, और रूम, एक इस रूम में टूल्स पड़े, तो अगर इस वर्कर को बार बार इधर रूम से पहले जाना पड़ता है, टूल्स लाने पड़ते हैं, फिर मशीन के पास आना पड़ता है, तो ये अननेसेसरी मूवमेंट है ना। अगर यही रूम इसके साथ ही हो इधर ही, तो तब उसके ये अननेसेसरली जो मूवमेंट है वो रिमूव हो जाएगी। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है जो अननेसेसरली मूवमेंट है या मोशंस है उनको रिमूव करना, एंड टू डू द वर्क इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। मेथड में मतलब मेथड स्टडी का क्या एम है? एलिमिनेट अननेसेसरली ऑपरेशंस एंड अचीविंग द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द टास्क। मतलब कि बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना, कोई भी काम करने के लिए जो है देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस टू डू द वर्क, तो जो बेस्ट मेथड है उससे काम को करना, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, राइट। देन फैटीग स्टडी, कि फैटीग का मतलब क्या होता है? आप बहुत थक जाते हो, आप एक ही काम बहुत लंबे समय तक करते हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यू फील ओवर बर्डन या बैड अगर वर्किंग कंडीशंस हैं, देन ऑल्सो यू डोंट फील लाइक वर्किंग। तो एम क्या है फैटीग स्टडी का? कि रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करना वर्कर्स को, ताकि वो दोबारा से एफिशिएंटली काम कर सके। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि जितने भी वो हैं टास्क, उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पहले सेट कर दिए जाते हैं कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम को करा जा सके, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, मेंटेन रहे। दूसरी चीज, सिंप्लीफाई करना काम को, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एंड फंक्शनल फोरमैनशिप तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक सुपरवाइजर जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता हर चीज में, इसलिए यहाँ पे 4 सुपरवाइजर प्लानिंग के लिए और 4 सुपरवाइजर एग्जीक्यूशन के लिए डिजाइन सॉरी सेपरेट अलग कर दिए। नेक्स्ट, कोई भी आप नाम लिख लो। हिन एंड हरीश आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी, सेम क्वालिफिकेशन है उनकी। हाइन बोलिए या हिन बोलिए, उसको 3000 मिल रहे हैं पर मंथ और हरीश को 4000 मिल रहे हैं सैलरी, सेम वर्किंग आवर्स है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? यहाँ पे जो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है वो है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? कि फेयर बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टूवर्ड वर्कर। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है
एक एम्प्लॉय को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? इक्विटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो मैं कर चुकी हूँ, ये तो ऊपर ही अभी बताया था। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कि जितने भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे ये है कि जो भी आप टेलर का क्या बिलीव था, इन ऑर्डर सॉरी, इन ऑर्डर टू अचीव द एफिशिएंसी, जो भी जॉब या काम अगर किया जा रहा है, इट शुड बी डन बाय लॉजिकल रीजनिंग एंड इट शुड नॉट बी डन बाय हिट एंड ट्रायल अप्रोच। हिट एंड ट्रायल अप्रोच से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली सोच समझ के काम को करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस इज अ systemized body of knowledge. It explains certain truth or the operation of laws. तो आपको बताना है कि डिस्क्राइब करना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये वाला भी है कि साइंस क्यों है, आपको ये बताना है। साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट। सो मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं कैसे डिजाइन होते हैं, बहुत सोच समझ के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉलो किया जाता है, तो इसलिए मैनेजमेंट भी साइंस की तरह है। फिर प्रिंसिपल्स जितने भी यहाँ पे बने हैं वो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं, राइट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल है ये जो प्रिंसिपल्स है, यू विल फाइंड एवरीवेयर। सो आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट जो है, हम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह, बट इट इज इन एग्जैक्ट साइंस, राइट। क्योंकि यहाँ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, लेकिन कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती। तो मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस बट इन एग्जैक्ट साइंस, या आप बोल सकते हो सोशल साइंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्रोसीजर एज अ टाइप ऑफ प्लान। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बताता है, मेथड बताता है कि जिस तरह काम को करना है। So procedure is a standing plan. Basically, it tells you how the work has to be done or performed. Then two aspects of mental revolution, वो बताने। मेंटल रेवोल्यूशन के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको 2 ही पूछे हैं तो आप 2 ही पेपर में लिखेंगे कि जो मेंटल रेवोल्यूशन में ऑल एफर्ट्स आर देयर फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है एंड साइंटिफिक एटीट्यूड अप्लाई किया जाता है फॉर द प्रॉब्लम्स। दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज है, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, एक एम्प्लॉय है और इसके ऊपर 3 बॉसेस है, ठीक है। इसको ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है और ये भी ऑर्डर दे रहा है। अब ये तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय कि मैं किसकी बात सुनूं, ही गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि किसकी बात मैं सुनूं, ए एम्प्लॉयर की सुनूं या बी की सुनूं या सी की सुनूं। तो वर्क फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट करता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड there should be employee should get the instruction from one person. इससे efficiency जो है बढ़ती है एम्प्लॉय की। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि इट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब मैं पहले इससे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से यूनिटी ऑफ कमांड का बताया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मैं पहले मीनिंग समझ लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर का जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना, और एम्प्लॉय का क्या एम है, राइट। एम्प्लॉय का क्या है कि सैलरीज अच्छी हो, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये है कि दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के जो गोल्स हैं, इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओवरऑल
ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इनके अपने पर्सनल गोल्स हैं, they are not so important. What is more important is overall growth of the organization. इनके जितने भी efforts हैं वो direct होने चाहिए ताकि organization की growth हो सके. It prevents overlapping of activities. जितने भी activities या इसका best ये वाला example आप छोड़ दीजिए. मैं आपको दूसरा example इसका लेती हूँ. That will be better. You ignore this example क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा confusion हो जाएगी. जैसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, देन आपका हो गया एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट का है कि सेल्स बढ़े, एचआर की पॉलिसीज, एचआर का अलग गोल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग होता है, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये है इनके गोल्स चाहे कितने भी अलग हो लेकिन इन सब के जो एफर्ट्स है वो एक ही तरफ होने चाहिए टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, इट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान। देखिए नॉर्मली क्या होता है चेन कि अगर सुपीरियर ने, ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट ने, और यहाँ आप ऐसे बोल दो ये टॉप लेवल है, ये देन मिडल आता है, ठीक है, मिडल, इसको इस तरह दोबारा मैं कर देती हूँ। यस, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडल है एंड ये लोअर है। तो अगर लोअर लेवल ने टॉप लेवल तक पहुंचना है तो वो पहले मिडल के पास जाएगा, मिडल वाला आगे टॉप को अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर टॉप ने कोई भी इंफॉर्मेशन लोअर तक पहुंचानी है तो पहले मिडल तक आएगी, मिडल लोअर तक। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है जो पास ऑन करनी है और ये चैनल फॉलो करेंगे, ये रूट फॉलो करें, तो हो सकता है डिले हो जाए डिसीजन मेकिंग। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि शॉर्ट रूट डिजाइन किया जिसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। यहाँ पे दो एम्प्लॉयज, जैसे अगर पहले डी ने जी तक इंफॉर्मेशन देनी है तो डी कैसे देगा, डी सी के पास जाएगा, सी से बी पे, बी से ए पे, ए फिर ई को देगा, ई एफ को देगा और एफ जी को। इससे तो बहुत डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए डी जो है डायरेक्टली जी को अप्रोच कर सकता है थ्रू दिस रूट और इसी रूट को बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो जो एम्प्लॉयज सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर सुपीरियर्स, राइट। सो दिस इज द गैंग प्लैंक, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन पे, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। एंड ये कैसे बने हैं, थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके तब बनाए गए हैं। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग की, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट किससे डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर से। लोग होते हैं अलग अलग, तो हर इंसान के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। देन राइट एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फ्यूड। डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जितना भी काम है उसको डिवाइड करना और फिर लोगों में एलोकेट करना, राइट। डिसिप्लिन, कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सबको ओबीडियंटली फॉलो करने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैं भी बता चुकी हूँ ऊपर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर एक टॉप लेवल अपने पास ही रख रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसीजन इज और पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल। सिर्फ एक टॉप लेवल डिसीजन नहीं ले रहा, सभी मिलके एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में
डिसीजंस ले रहे हैं। एवरीबडी हैज द अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी सिर्फ एक के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्योल के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, दे आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। सो आपको ये आपने देखी फ्योल के भी प्रिंसिपल्स हैं और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। सो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हेनरी फ्योल जो है, फ्योल प्रिंसिपल वर डेवलप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप लेवल, लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये किसके पर्सपेक्टिव से बने हैं, ये आपको बताना है, कीपिंग इन माइंड ऑफ दी दिस मिडल एंड लोअर लेवल। यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली, क्योंकि उन्होंने क्या डिजाइन किया था, फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट। और हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे वो कैसे डिजाइन हुए, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस थे, लेकिन टेलर के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एक बिजनेसमैन है ऑर्गेनिक फूड का, और सक्सेस मिली है उसके बिजनेस में, जिसके लिए वो कहता है कि वाई आई हैव गॉट द सक्सेस, क्योंकि वो अपना क्रेडिट सक्सेस का दे रहा है अपनी एजुकेशन को इन एग्रीकल्चर और बिजनेस मैनेजमेंट। फिर वो और क्रेडिट किसको देता है, अपने टीम मेंबर्स को देता है सक्सेस का, कंसल्टेंट्स को देता है। अकॉर्डिंग टू हिम, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। तो आप क्या राहुल से एग्री करते हो? 3 रीजंस बताने हैं। यस, वी डू एग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि राहुल ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकते हैं जब जितने भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो एफिशिएंटली मैनेज हो, राइट। सो 3 रीजंस क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है राहुल, राइट। ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्सेज, बोथ आर मैनेज्ड वेल। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज एफिशिएंटली मैनेज है एंड कोऑर्डिनेशन भी है, टीम वर्क भी है। नाउ यूनिट 3, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा अगर आपको इस पीडीएफ में से आंसर्स ये अपने पास रखने हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, राइट, एंड पेपर से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, यू आर वेटिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन है, टू एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब फीचर्स हो गया, और करेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस जो है उसमें हम सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, सो फंक्शनल वाइज, ठीक है, मार्केटिंग अलग फंक्शन है, एचआर अलग फंक्शन है, सेल्स अलग फंक्शन है, राइट, एंड फाइनेंस अलग हो गया। तो फंक्शन वाइज हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। एक्टिविटीज को जो है हम जितनी भी एचआर एक्टिविटीज है उसको ग्रुप करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम ग्रुप कर देंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज है उसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे। एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी है सिमिलरली वी विल ग्रुप इनटू फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ऐसे करने से स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एंड ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। सो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिविजनल स्ट्रक्चर। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है? डिवीजन में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ग्रुप करते हैं अंडर वन डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है
ठीक है, जैसे ऊपर तो हमने फंक्शंस के बेसिस में किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट लाइन वन, प्रोडक्ट लाइन टू, तो जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो प्रोडक्ट लाइन वन में हम ग्रुप कर देंगे। ठीक है, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं नॉन ड्यूरेबल, वो हम प्रोडक्ट लाइन टू में डाल देंगे। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोडक्ट के बेसिस में ग्रुपिंग करते हैं उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। और ये क्या एडवांटेज है कि इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। जब आप सारे प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ग्रुप में रख दोगे तो इट लीड टू स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर हर जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट्स के लिए, लॉस के लिए खुद ही अकाउंटेबल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं आप अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, राइट। हर जो प्रोडक्ट लाइन वन डिपार्टमेंट है, he is himself responsible for taking the decisions। इससे ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होती। नाउ नेम एंड गिव द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल सेट करना, एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट, द blank is in direct contact with workers and act as a link between worker and management। ये मैनेजमेंट है एंड ये वर्कर्स है। तो यहाँ पे कौन है? सुपरविजन। सुपरविजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है? सुपरविजन का पर्पस क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो भी काम दिया हुआ है वो काम को अच्छी तरह करें, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन टू देम, उसके अकॉर्डिंगली करें। देन कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट जो फ्योल ने बताया था उसको आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, दे शुड वर्क टुगेदर, दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन के। देन व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन ऊपर पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सब मिलके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन भी इससे बढ़ती है, इंक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बेटा ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, उसका रीजन ये है कि देयर आर सो मेनी, आई थिंक 8 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। तो अभी तो हम थर्ड यूनिट पे ही हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट। बट अगर इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर पेपर एंड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, यू हैव टू लिसन टू द एंटायर वीडियो। सोहन जो है एक सेल्स मैनेजर है कृति लिमिटेड का। ठीक है, एंड एफिशिएंट मैनेजर है जो मोटिवेट करता है टीम को। एंड टीम उसकी पहले बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव कर रही थी, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में क्या देखा है कि टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये पता लगा कि एक टीम मेंबर जो है वो जॉब छोड़ के चला गया है और कॉम्पिटिटर को जाके वो क्लाइंट्स की जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है, he is offering the competitor product to some of the clients at lesser price। तो कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर कर रहा है कम प्राइस में। तो ये क्या, पहला आपको करना है कि कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिफाई करना है। कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन को के बारे में केस स्टडी में बात की गई है। स्टेप कौन सा है ये, जिससे पता लगा है, कंट्रोलिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो कौन सा स्टेप है जिससे पता लगा है कि परफॉर्मेंस कम हो रही है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके। 2 वेज की टारगेट्स अचीव फ्यूचर में हो सके कि आप कंपेयर करिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितनी है, और फिर रेमेडियल एक्शन लें। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है इन दोनों को, राइट। नाउ एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी स्टाफिंग प्रोसेस। तो ये आपके स्टेप्स हैं बेटा। पहला है मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन,
ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन ट्रांसफर, कंपनसेशन। ये डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके ये वाला स्टाफिंग प्रोसेस समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आद्या लिमिटेड जो है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और एम क्या है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है? प्राइस बढ़ा दो, सेल प्राइस, या वेस्ट मटेरियल को यूज करके स्टफ टॉयज बना दो, या नए मशीन्स खरीद लो। तो कंपनी ने क्या चूज किया इन तीनों ऑप्शंस में से? सेकंड वाला, राइट। सेकंड ऑप्शन जो है वो चूज की है कंपनी ने कि वेस्ट मटेरियल को यूज करके टॉयज बनाने की, ये वाली। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन है प्लानिंग, ठीक है। स्टेप्स बताने आपको। प्लानिंग क्यों है? क्योंकि इसमें कंपनी अभी ऑप्शंस ढूंढ रही है, ठीक है, और सेट ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि मेरे को एटलीस्ट 20% प्रॉफिट चाहिए, और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ रही है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है। फिर ऑप्शंस को फाइंड आउट करने के बाद, देन कंसिडर करने के बाद कि ये तीन ऑप्शंस हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर रही है, राइट। स्टेप्स कौन सा है प्लानिंग फंक्शन के? ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करना, हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना कि कौन सा बेस्ट है, फिर फॉर्मुलेट करना एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंट करना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस ज्योति जो है वो वर्किंग एज अ एबीसी सुपरवाइजर, तो उसको पता है शी इज नोन फॉर सिंसियरिटी पंक्चुअलिटी। आपको बताना है कौन से लेवल पे वो काम कर रही है, लोअर लेवल। ये गलती से इधर मैंने डाल दिया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1, राइट। सो व्हाट फंक्शन डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल? तो आपको लोअर लेवल के फंक्शंस बताने, ये हम कर चुके हैं पहले। ग्रीवियंस, मिडिल लेवल तक लेके जाना, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट। अजय इंजीनियर है जेके लिमिटेड में, बहुत मेहनत करता है और प्रोडक्शन मैनेजर ने नोट भी किया उसकी हार्ड वर्क, बट ही नेवर अप्रिशिएट, ठीक है। तो आपको बताना है वो प्रोसेस जिससे जो है स्टिमुलेट पीपल को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो गोल्स जो है अकम्प्लिश करने में हेल्प करे। मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रोसेस है जिससे आप लोगों को मोटिवेट करते हो। नेक्स्ट, आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। तो आपको एक्सप्लेन दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर है आपका, तो सबसे पहला है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसमें लिखा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकंड, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये वाला सेकंड है। थर्ड, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। फोर्थ फंक्शन, डेविएशंस को एनालाइज करना, क्यों जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से वेरी कर रही है, फिर करेक्टिव एक्शन लेना। नेक्स्ट, सुमित लिमिटेड जो है वो फैब्रिक्स बनाता है, ठीक है। जब ग्रेट उसको सक्सेस मिल गई है फैब्रिक बिजनेस में, तो वो और 3 नए यूनिट स्टार्ट करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, सीमेंट्स के। सो दे डिसाइडेड कि एक इंडिविजुअल an individual who has capability and competence to handle the responsibility would head each unit. Now according to him, वो ये सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अलग यूनिट है, मोबाइल फोन अलग है, सीमेंट अलग है, तो इसके लिए हर यूनिट के लिए अलग अलग इंडिविजुअल अपॉइंट करे जिसकी अलग अलग स्किल्स और कॉम्पिटेंस हो। तो कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है? फंक्शनल।
फंक्शनल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज की यहाँ पे जो है, वेट 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 वेट, जस्ट स्टेट द टाइप of organization have followed as a producer of single product। जब वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुमित फॉलो कर रहा था? पहले सिर्फ वो फैब्रिक्स बना रहा था, सिंगल प्रोडक्ट था, तो कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था? फंक्शनल, फंक्शनल फॉलो कर रहा था। अब वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, सीमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो गई, तो अब वो कौन सा फॉलो करेगा? ही मस्ट एडॉप्ट नाउ डिविजनल। तो ये इस तरह क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना आपने। नाउ XYZ लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वॉशिंग मशीन के, ठीक है। अब वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वॉशिंग मशीन की, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो XYZ ने क्या सोचा कि बाकी होम अप्लायंसेस भी और लाइंस प्रोडक्ट की ऐड करेगा। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल। डिविजनल, क्योंकि नया प्रोडक्ट लाइन ऐड हो रही है, नए नए, तो अलग अलग डिविजनल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता अभी तक वो कौन सी फॉलो कर रहा था जब सिंगल वॉशिंग मशीन बना रहा था, तो फंक्शनल। एक ही प्रोडक्ट लाइन हो तो फंक्शनल, मैं लिख देती हूँ, राइट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और मैनी प्रोडक्ट्स लाइन हो तो डिविजनल। ठीक है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स बताने क्यों डिविजनल फॉलो करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, एक्सपेंशन ग्रोथ होती है, एंड डिविजनल तब सुटेबल है जब मोर देन वन प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लान बिकम्स ऑपरेशनल कंट्रोल इज नेसेसरी। ऑन द लाइट ऑफ दिस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप। तो कॉन्सेप्ट कौन से? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और उनका रिलेशनशिप बताना है कि कंट्रोल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग। ठीक है, पहले प्लानिंग होती है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, फिर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लानिंग जो है स्टेपिंग स्टोन है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस है और कंट्रोल बिना प्लानिंग के मीनिंगलेस है। थर्ड, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि पहले से प्लान्स बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि एम क्या रहता है कंट्रोलिंग का? फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, राइट। अब प्लानिंग जो है बैकवर्ड लुकिंग भी क्यों है? क्यों? क्योंकि नए प्लान्स जो हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है विद द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर फिक्स्ड इन द पास्ट। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिफाइन करना है आपने। डिफाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग का। सो मेन एम क्या रहता है? नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, तभी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को, राइट। उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो, वो जॉब को बेटर वे में कर सके, राइट। नेक्स्ट, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंस। डेलीगेशन जो है इसका क्यों जरूरी है? क्योंकि एक इंसान, कोई भी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए काम को देना, डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होती है, राइट। फिर डेलीगेशन में लेस फ्रीडम दी जाती है सबॉर्डिनेट को, काम तो उनको दे दिया जाता है लेकिन इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आपको काम को ऐसे करना है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट, functions and performance of the supervisor are very important, right? क्योंकि he is related with the workers whereas other managers have no direct touch with the bottom level workers। कि supervisors क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोअर लेवल वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी भी वर्कर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो आपको 5 फंक्शंस बताने हैं सुपरवाइजर के। दे प्रमोट ग्रुप यूनिटी, तो वर्कर्स में यूनिटी मेंटेन रहे, वो
अच्छी तरह मिलके काम करें, ये सुपरवाइजर्स देखते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं एंड फीडबैक भी देते हैं कि अगर कोई काम अच्छी तरह नहीं कर रहा, सजेस्ट करते हैं कि कैसे नई स्किल्स डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कंपनी क्रीटा लिमिटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर वाइट गुड्स लाइक माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एसीज। कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग को कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर रहा, और मार्केटिंग ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि वो लो क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं हमारे, इसलिए नहीं सेल हो रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है दोनों प्रोडक्शन और सेल्स को, मार्केटिंग को। सो कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का जो हाईलाइट है? कोऑर्डिनेशन। 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तब मैनेजर्स जब डिवाइड करते हैं काम, ठीक है, इनटू डिपार्टमेंट्स, सो तो उन डिपार्टमेंट्स में बहुत जरूरी है कि वो मिलके काम करें, कोऑर्डिनेट होकर काम करें। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो ग्रोथ के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती हैं, एक्टिविटीज जो है कॉम्प्लिकेट होती है, तो इसलिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट्स, सारे जो फंक्शंस हैं या आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक क्वालिटी गुड्स नहीं बनाएगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन गुड्स को सेल नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि सारे यूनिट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ती है। एंड स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की वजह से देयर इज मोर नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। नाउ विद दिस यूनिट 3 इज ओवर। यूनिट 3 में आपने नोट किया होगा बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आप इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। अगर आप फेमिलियर होगे तो आप उन क्वेश्चंस को बिना गलती के ढंग से सही तरीके से अटेम्प्ट करने की पोजीशन में रहोगे। इसलिए दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So share it with your friends to the maximum level so that they all can benefit. Now communication, पहला है 3 एडवांटेजेस बताने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओपन डोर पॉलिसी प्रमोट करने में हेल्प करती है। लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज लेकर आते हैं एंड क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, ठीक है। लोगों को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि सबॉर्डिनेट जो है टॉप लेवल को अप्रोच करता है तो एक फियर फैक्टर होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो फियर फैक्टर नहीं होता है लोगों के माइंड में। देन लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स इजीली शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन विच आर कीन ऑन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन should adopt suitable measures to overcome the barriers to communication। तो आपको you have to suggest and explain 5 measures, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अलग अलग वेज अडॉप्ट करती है ताकि जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, जो हर्डल्स हैं, वो रिमूव हो सके और कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सके। तो कैसे इफेक्टिव बन सकती है कम्युनिकेशन? तो जब आइडियाज जो आपने कम्युनिकेट करने हैं वो क्लियर हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबॉर्डिनेट्स जो है उन आइडियाज को जो है इम्प्लीमेंट कर देगा सक्सेसफुली, दैट वे। देन कम्युनिकेशन जो भी की जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर होनी चाहिए, राइट। सो मैसेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो इट शुड कंटेन द वर्ड अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रिसीवर। सपोज अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसको इंग्लिश नहीं आती है और आप उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। सो द लैंग्वेज और द वर्ड्स शुड बी वो होने चाहिए जो रिसीवर को समझ आ जाए।
कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। तो आप मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले और भी लोगों को इन्वॉल्व करो, ठीक है, उनको जब इन्वॉल्व करोगे, उनसे फीडबैक लोगे, देन आफ्टर टेकिंग द कंसल्टेशन फीडबैक यू कैन कम्युनिकेट। ठीक है, जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन है या कोई भी नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, तो आप सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करो। तो अगर सबॉर्डिनेट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो उस आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फिर लैंग्वेजेस, टोन, कंटेंट क्या है, वो भी बहुत ध्यान से यूज करना। और लैंग्वेज should not offend the sentiment of the receiver. Then convey the things of help and value to listener. Communication effective तब होता है अगर जो मैसेज जो है वो रिसीवर के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, सो आपको बहुत ज़रूरी है कि मैसेज कम्युनिकेट करते समय देखना है कि रिसीवर का क्या इंटरेस्ट है। नाउ 3 एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल, ये रिपीट है, गलती से मैंने दोबारा इसमें डाल दिया। Now, very important question. You have to state barriers of effective communication. So first है लैंग्वेज हर्डल। तो जो लैंग्वेज अगर आप सेंडर यूज कर रहा है और वो नहीं समझ पा रहा रिसीवर, ये सबसे बड़ा बैरियर है। इमोशनल हर्डल। सो अगर रिसीवर जो है वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, उसका कुछ घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अगर सेंडर उसको जो भी मैसेज दे रहा है वो ऑलरेडी इमोशनल प्रॉब्लम उसको चल रही है, रिसीवर को वो नहीं समझ पाएगा। फिजिकल हर्डल, ठीक है, अगर रिसीवर जो है वो ऐसी जगह में बैठा है जहाँ बहुत नॉइज है, डिस्टर्बेंस है, तो देयर में बी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। सिस्टमैटिक हर्डल, सिस्टमैटिक अगर कोई टॉप मैनेजर मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट में कोई आदमी है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सबॉर्डिनेट को, वर्कर को, तो ये सिस्टमैटिक हर्डल है कि अप्रोच नहीं कर पाएगा वर्कर को, कोई डाउट भी है, उसको थोड़ा सा डर लगेगा कि मैं कैसे सीईओ को अप्रोच करूं या अपनी मेरे को नहीं समझ आ रहा है कैसे उसको फ्री होके बताऊं, राइट। देन नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल हर्डल। सो कई एटीट्यूड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो लोगों को प्रिवेंट करती हैं कम्युनिकेट करने में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आपस में नहीं इजीली कम्युनिकेट कर पाते। देन आपको इस क्वेश्चन में बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, राइट। देन इट प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। सो अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आप सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस विन कर सकते हो और गोल्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट, मीनिंग बताना है कम्युनिकेशन बैरियर का। सो कम्युनिकेशन बैरियर इनहेबिट्स का मतलब क्या होता है? इट रिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, रोकता है इन मैसेज को रिसीव करने में या अंडरस्टैंड करने में। बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो अभी ऊपर हम जो कर चुके हैं ये वाले, वो आप लिख सकते हो, राइट। देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मल चैनल नहीं होता है, यहाँ पे इनफॉर्मल चैनल होता है, और व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग कम्युनिकेट करते हैं। ओके, यूनिट 5 पे आते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का डिफरेंस। मोटिवेशन एक्सटर्नल है, इंस्पिरेशन इंटरनल है, ठीक है। जो मोटिवेशन है इट कम्स फ्रॉम समवन एल्स, तो कोई बाहर से आपको मोटिवेट कर रहा है। इंस्पिरेशन आपके अंदर से ही आपको आवाज आती है, नहीं आपको ये करना है। इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है। फिर देन मोटिवेशन कॉम्पिटिटिव है,
इंस्पिरेशन कोलैबोरेटिव है। मोटिवेशन इज सेल्फ ओरिएंटेड, क्योंकि आप क्यों करते हो, आपको कुछ रिवॉर्ड की इच्छा होती है। इंस्पिरेशन सर्विस ओरिएंटेड होता है। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के दो टाइप हैं, ये स्टॉक ऑप्शन और बोनस, उसके बारे में बताना है। स्टॉक ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस बेसिकली क्या है कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनको ये राइट मिलता है कि वो कंपनी के शेयर्स फ्यूचर डेट में खरीद सकते हैं एट सम पर्टिकुलर प्राइस। तो कंपनी उनको जो है प्रॉफिट्स के बदले में शेयर्स ऑफर करती है और एम्प्लॉयज को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कैन बिकम दी ओनर्स, को ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। दूसरा है बोनस, एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ERG theory of motivation. ERG, E for existence, R for relatedness, G for growth. ERG. So existence का मतलब क्या है कि it is concerned with basic material existence motivators. राइट सो ये पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये थ्योरी किसने डेवलप की थी, एल्डरफॉर। राइट सो उन्होंने जो मैस्लो ने 5 बेसिक नीड्स बताई थी, इन्होंने उसको 3 में कन्फाइन कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि कोई हियरकी नहीं होती है नीड्स की, कोई भी एनी डिजायर टू फुलफिल अ नीड कैन बी अचीव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो पहले उन्होंने जो बोला एग्जिस्टेंस, तो मटेरियल जो नीड्स हैं, राइट, दे आर द मोटिवेटर्स, मटेरियल एग्जिस्टेंस। फिर है रिलेटेडनेस। सो रिलेटेडनेस का मतलब है कि मेंटेनिंग दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जो भी इंसान है उसकी सबसे दूसरी नीड क्या होती है कि ही इज अ सोशल एनिमल, ही वांट्स टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स। और थर्ड है ग्रोथ। तो तीसरी नीड है नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। देन एजम्पशंस बतानी है आपको मैस्लो थ्योरी की। तो मैस्लो के अकॉर्डिंगली लोगों का जो बिहेवियर होता है वो इट इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। सेकेंडली जो नीड्स है वो हियरार्किकल ऑर्डर में होती है। सबसे पहली बेसिक नीड्स होती है, देन लोगों की जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है वो हायर लेवल नीड्स की तरफ जाते हैं। एंड पीपल आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड्स। सो अगर उनकी कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहती, फिर नेक्स्ट लेवल नीड जो है वो बिकम्स द मोटिवेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राधिका जो है सेल्स मैनेजर की तरह काम करती है XYZ लिमिटेड में। ठीक है, वो आइडियाज देती है सीनियर सेल्स मैनेजर को कि कैसे सेल्स बढ़ सकती है। उसके आइडियाज एक्सेप्ट करती है कंपनी, प्रॉफिट्स अर्न होते हैं और उसका नाम जो है वो कंपनी के न्यूज़ लेटर में प्रिंट होता है एज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो आपको बताना है कौन सा इंसेंटिव है ये, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, रिकॉग्निशन। सो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर 2022 ये प्रिंट हो रहा है उसका नाम न्यूज़लेटर में और उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मतलब क्या है, ये वो थ्योरी है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये थ्योरी बेस्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट में, जिसका मतलब जो भी जो इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट करते हैं अगर उनको रिवॉर्ड मिलता है, और वो बिहेवियर रिपीट नहीं करते अगर उनको पनिशमेंट मिलती है। तो ऑब्वियस है, अगर आप देखें घर पे आपकी मदर आपको किसी बात के लिए स्कोल्ड कर रही है, आपने यहाँ पे बर्तन क्यों रख दिया, आप क्यों नहीं किचन में लेकर गए, जब आपको डांट पड़ती है तो आप दोबारा अगली बार ध्यान रखोगे कि नहीं यहाँ नहीं बर्तन पड़े होने चाहिए, अदरवाइज मम्मा इज गोइंग टू स्कोल्ड, तो यू विल नॉट रिपीट। लेकिन अगर आपको किसी चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन लेके दिया, यू फील वेरी हैप्पी, तो आप नेक्स्ट टाइम और मेहनत करोगे ताकि और अच्छे नंबर लेकर आओ। तो ये वही थ्योरी है कि आप बिहेवियर रिपीट करोगे अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है, बिहेवियर रिपीट नहीं करोगे अगर पनिशमेंट मिलती है। राइट, नेक्स्ट, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बताने हैं जिसमें मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स आते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं,
इनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनसे सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन अगर ये फैक्टर्स ना हो तो डिससेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी, राइट। जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, तो अगर ये नहीं मिलती तो डिससेटिस्फेक्शन होती है ना। देन है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स को हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं। सो एब्सेंट, अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट है तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती है, बट ये फैक्टर्स होने से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर जैसे ये फैक्टर्स हैं, कोई चैलेंजिंग जॉब मिलती है तो यू विल गेट सेटिस्फेक्शन, राइट। सो हाइजीन फैक्टर्स जो हैं और मोटिवेटर्स ऐसे लिख सकते हो, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। ये अगर प्रेजेंट होते हैं हाइजीन तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लेकिन मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, बट इट मे नॉट प्रोवाइड, आप दोगे मे नॉट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, लेकिन अगर ये एब्सेंट है फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स, तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। और मोटिवेटर्स के केस में क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं तो इट लीड टू सेटिस्फेक्शन, और अगर एब्सेंट होते हैं तो इट मे नॉट लीड टू डिससेटिस्फेक्शन। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यह साइकोलॉजिकल है क्योंकि मोटिवेशन जो है इसलिए साइकोलॉजिकल है क्योंकि हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है और आप लोगों से डील करते हो, तो हर टेक्निक जो है, सेम टेक्निक आप सभी इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक इज अप्लाइड फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। देन हु हैज गिवन नीड हियरार्की थ्योरी? Abraham Maslow. Explain the first and the highest level need. First है आपकी physiological, psychological लिखा हुआ है, but it is physiological, जो है need for basic need like food, clothing, shelter. और higher level need कौन सी है आपकी? Self actualization, कि means reaching one's full potential, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जतिन जो है सीनियर मैनेजर है रिनाउंड शॉपिंग मॉल में, राइट। ही फील्स हाईली मोटिवेटेड क्योंकि जो वर्क उसको मिला है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो कौन सा टूल ऑफ मोटिवेशन है? इट इज जॉब एनरिचमेंट, राइट। सो उसको चैलेंजिंग जॉब मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो ही इज फीलिंग मोटिवेटेड। सो टू वेज इन विच मैनेजमेंट कैन मेक द जॉब मोर डिजायरेबल एंड चैलेंजिंग। तो एक तो जॉब रोटेशन से, और आप अपॉर्चुनिटीज दो फॉर स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन कि सुनील जो है सेफ्टी ऑफिसर है, वो सुपरवाइज करता है एंड डायरेक्ट करता है कि कैसे अनसेफ प्रैक्टिसेस को नहीं यूज करना, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि फायर ब्रेकआउट हो गई और वर्कर्स का मोरल डाउन हो गया, वो डीमोटिवेट हो गए। तो सुनील ने सिचुएशन ऑब्जर्व की और लोगों को मॉनिटर किया, गाइड किया एंड इंस्पायर किया, राइट, कि सिचुएशन को एज अ चैलेंज ले और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, राइट, फॉर फायर एक्सटिंग्विश। तो इससे प्रोडक्शन टर्नओवर जो है वो अच्छा हुआ और सबॉर्डिनेट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, राइट। सो आपको बताना है कि जो मिस्टर सुनील है, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद ब्रेवरी अवार्ड ऑल्सो। तो ये ऑप्शंस हैं, अब आपको आंसर बताना है। मिस्टर सुनील वर्क टूवर्ड्स प्री डिटर्मिन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज एड्रेस्ड हेयर? ये देखिए, तो पहले का आंसर है इनिशिएट एक्शन। आई एम जस्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड ऑल द ऑप्शंस। आई एम नॉट रीडिंग क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी 8 चैप्टर्स को कवर करने में। सो नेक्स्ट है he consulted with all his workers and listened to their opinion। तो कौन सी लीडरशिप है ये? यू हैव टू, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। द राइट आंसर देखिए लिखा है डेमोक्रेटिक, इट इज
democratic. Then he bravery award is a form of non financial इंसेंटिव। तो इसमें से स्टेटस है, जॉब सिक्योरिटी है, करियर या एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। इट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। देन अंडर मैस्लो हायरार्की नीड, व्हिच नीड हैज मेट थ्रू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, सो इट इज एस्टीम नीड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसका वही साइकोलॉजिकल वाला आंसर लिखना है, क्योंकि वन इज डीलिंग विद द इंडिविजुअल, हर किसी की नीड्स अलग होती हैं, तो सेम मोटिवेशनल टेक्निक आप हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसलिए कि कभी किसी के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव जो है मोटिवेटर है, किसी के लिए नॉन मॉनेटरी टेक्निक यूज होती है, सो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। हाउ मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल, रिपीट है ये भी। कि 4 रीजंस टू कीप द एम्प्लॉय मोटिवेटेड, क्यों जरूरी है? क्योंकि वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, उनसे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है अगर वो मोटिवेटेड होते हैं, दे फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। तो अब आपको 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव और 2 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आप बता सकते हो, ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, पे, अलाउंसेस, तो सैलरी, ये सारे मोटिवेटर्स है फाइनेंशियल। बोनस ये भी है। नॉन फाइनेंशियल कौन से हो गए? जो जिसमें मनी का यूज नहीं होता, तो आप किसी की प्रेज कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ग्रुप इंसेंटिव, ये सारे नॉन फाइनेंशियल। नाउ फोर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो पहला है कंटेंट थ्योरीज, ठीक है, इनको नीड थ्योरीज भी बोलते हैं। सो ये थ्योरीज एम्फेसाइज करती हैं ऑन द आइडिया दैट मोटिवेशन डिपेंड अपॉन नीड्स। यस, ठीक है। सो दे आर फोकस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट मोटिवेट अस। इनको नीड थ्योरीज बोलते हैं, क्योंकि ये किस आइडिया, इनका आइडिया क्या होता है कि जो मोटिवेशन वो डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल की नीड क्या है। फिर है प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी, दे बेसिकली फोकस ऑन हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। ये बेसिकली फोकस किस पे करते हैं कि कैसे किसी के बिहेवियर को जो है या किसी भी इंडिविजुअल को कैसे मोटिवेट कर सके, राइट। देन है री इन्फोर्समेंट, ये तो मैंने आपको बताया ही था। री इन्फोर्समेंट में कि अच्छा बिहेवियर जो है रिपीट होता है, जब रिवॉर्ड मिले, पनिशमेंट मिले तो आप वो बिहेवियर दोबारा नहीं करते। देन बिहेवियरल थ्योरीज हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में जो है ये बिलीव किया जाता है कि एम्प्लॉयज जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, और इसमें थ्योरी वाई भी है एंड जेड। तो अभी इसके बारे में वाई एक्स वाई जेड क्या है, आगे क्वेश्चन है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देन ग्रुप इंसेंटिव और नॉन, ये एक्सप्लेन करना है ग्रुप इंसेंटिव क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप इंसेंटिव जो है ये कई बार ज्यादा अच्छा काम करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंसेंटिव, ताकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सके। तो जैसे जब पर्टिकुलर एक ग्रुप मिलके काम करता है, ठीक है, तो ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको ग्रुप इंसेंटिव दो तो वो एक टीम की तरह फिर काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होती है। व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? जो नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेटस, ठीक है, एंड ग्रुप इंसेंटिव्स, ये सारे उसी में आते हैं। पे, अलाउंस, एक्सेट्रा जो ऊपर पढ़े थे हमने। मोटिवेशन कैसे डिफरेंट है मोटिवेटर से? मोटिवेशन एक प्रोसेस है बेटा, दूसरों को इंस्पायर करने का, ताकि वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करें। लेकिन मोटिवेटर एक टेक्निक है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, पे, प्रमोशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूनिट, लीडरशिप। सो व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप क्या, वही प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, 4 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गुड लीडर के। लीडर की जो नॉलेज है सुपीरियर होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ही शुड बी फिजिकल फिट, इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए, एंड फ्रेंडली टर्म्स होने चाहिए विद टीम मेंबर्स।
टू ट्रेट्स ऑफ परसुएसिव लीडर। परसुएसिव लीडर कौन होता है? जिसकी बहुत एल्यूरिंग पर्सनैलिटी होती है, जिसको सबॉर्डिनेट देखते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड, एंड जो है परसुएसिव लीडर्स जो है उनमें एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके टू वर्क एंड अचीव द गोल्स। ठीक है, परसुएसिव लीडर्स फ्रेंडली पोलाइट होते हैं, दे आर लव्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। अब नेक्स्ट आपको एडवांटेजेस बताने हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है? जिसमें जो लीडर है वो उसी की अथॉरिटी होती है, ही टेक्स ऑल द डिसीजंस। ठीक है, तो इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, पावर सब उसी के हाथ में होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर वो कम स्किल लोगों को भी रख सकती है, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन। डिसीजंस कौन ले रहा है? टॉप मैन, लीडर। देन कई बार ये स्टाइल बहुत फ्रूटफुल होता है जब ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और ये उन लीडर्स के लिए बेस्ट है जिनको डिक्टेट करने की आदत होती है। देन ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स में क्या फर्क है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स एंड ट्रांजैक्शनल, यस, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर आते हैं, कैरिस्मेटिक होते हैं। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हैं ये लोग ताकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये क्या होती है? ये बिलीव करती है कि लोग जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, राइट, एंड दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, प्लूटो इनोवेशंस जो है 2016 में फाउंड हुई, और इट स्पेशलाइज इन डेवलपिंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। सो कंपनी ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, सेल्स डिक्रीज हुई, एम्प्लॉय मोरल और टर्नओवर्स बढ़ गए, एम्प्लॉय मोरल लो हो गए। सो 2021 में शर्मा ने क्या किया कि ये टुक ओवर एज द सीईओ बना, और अपने साथ जो एक्सपीरियंस था लीडरशिप का वो लेकर आए। उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। सो उन्होंने अपनी लीडरशिप में काफ़ी चेंजेस लाए, रेवेन्यू बढ़ा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई, एम्प्लॉय इंगेज हुए। तो कौन सा लीडरशिप का रोल है ये हाईलाइट आपने करना है। तो लीडरशिप के इम्पोर्टेंस बतानी है एक्चुअली में। वो मोटिवेट करते हैं, वो चेंज को लाने में हेल्प करते हैं, टीम स्पिरिट बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन ट्रेट्स ऑफ, अभी तो हमने ऑटोक्रेटिक लीडर्स के एडवांटेजेस पढ़े थे, यहाँ फीचर्स। जो लीडरशिप स्टाइल है, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट गुड, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, उनका मोरल डाउन होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, उनकी क्रिएटिव आइडियाज जो है यूटिलाइज नहीं होते हैं। सो इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लीडरशिप ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी, हाउ? क्योंकि लीडरशिप जो है एक बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है। सो लीडर्स जो है उनके अंदर ये ट्रेट होता है कि वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, उनके बिहेवियर को देख के फॉलोअर्स जो हैं दे change and make require changes in their behavior, and it helps in achieving the goal. Then advantages बताने हैं लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल के। सो इस लीडरशिप स्टाइल में जो लोगों का सबॉर्डिनेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, राइट। सो क्योंकि इसमें अथॉरिटी जो है, पावर एम्प्लॉयज को दी जाती है, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन जो सुपरवाइजर है, ठीक है, फैक्ट्री 200 क्विंटल्स आटा बनाती है, उसका जॉब है कि वर्क स्मूथली चले, कोई इंटरप्शन ना हो। वो ही इज अ गुड लीडर हु गिव ऑर्डर्स ओनली आफ्टर कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स।
ठीक है। सो आपको बताना है कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेता है वो कंसल्ट करके लेता है। और बेनिफिट क्या है ऐसे लीडरशिप स्टाइल का, मोरल इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और क्योंकि मेन अथॉरिटी एम्प्लॉयज को दे देती है, तो लीडर जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम में फोकस कर सकता है, मेन काम में ज्यादा टाइम दे सकता है। नाउ रीमा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की है, मैनेजिंग डायरेक्टर है XYZ फाउंडेशन की। वो ये बिलीव करती है कि टाइम कंप्लीट जो काम जो है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। शी डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू विशाल, मयंक, सुप्रिया, सुहानी एज पर हर डिस्क्रिशन। वो अपनी मर्जी से काम एलोकेट कर रही है ने। अनफॉर्चुनेटली विशाल का एक्सीडेंट हो गया, काम कंप्लीट नहीं हो पाया। रीमा ने डिस्कस किया बाकी मयंक टीम मेंबर्स के साथ, सो एवरीबडी डिसाइडेड टू डू ओवर टाइम, और काम किया उन्होंने। तो रीमा ने दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यू हैव टू फाइंड आउट कि रीमा ने दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिस्प्ले किए हैं वाइल डीलिंग विद द स्टाफ। कौन से? पहले तो ऑटोक्रेटिक, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम जो है एलोकेट कर रही है, ठीक है। देन इसमें ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव के बारे में आपको लिखना भी है, जिसमें इंडिविजुअल जो है सारे डिसीजंस खुद ही कंट्रोल करता है, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता। सेकंड, जब उसने बोला है शी डिस्कस टू मीट द डेडलाइन, रीमा ने डिस्कस भी किया, इस केस में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। इंटेलेक्चुअल लीडर्स कौन होते हैं? जो सबॉर्डिनेट्स का ट्रस्ट विन करते हैं बाय देयर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। और इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने टीम को, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन की वजह से उनको एक पोजीशन मिली ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए वो मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करते हैं टीम को। लेकिन इंटेलेक्चुअल जो बाकी मेंबर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो इंटेलिजेंस की वजह से इनको लाइक करते हैं। नाउ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का डिफरेंस बताना है। ऑटोक्रेटिक में लीडर्स डोमिनेट करते हैं, डेमोक्रेटिक में वो फॉलोअर्स की विश के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। फिर ऑटोक्रेटिक लीडर टीम को कंसल्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ऑटोक्रेटिक में सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल इज अ मेथड इन विच सुपीरियर सबॉर्डिनेट डायरेक्ट हिज टीम। तो आपको दो लीडरशिप स्टाइल बता रहे हैं, तो ये वाला मैं बता ही चुकी हूँ, अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर जो है अपने पावर अपने हाथ में रखता है, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता डिसीजन मेकिंग में, राइट। और लेजिस्फेयर और फ्री रेन, जिसमें ग्रुप मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो डिसीजंस लें, सेट गोल सेट करें, सो दे कैरी द वर्क ऑन देयर ओन, राइट। लीडर्स जो हैं वो बहुत माइनर रोल प्ले करते हैं, बाकी सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स को दिया जाता है। ओके इस क्वेश्चन में आपको लीडरशिप अगर राइट है तो फर्म कैन रन स्मूथली, तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप बताना है। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज, टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये वही क्वेश्चन है आपका, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल, राइट। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, यूनिट 7, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो क्वेश्चन 1 इज हाउ बिजनेस एंड सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियसली देखिए, ये बिजनेस है, सोसाइटी, सोसाइटी बिजनेस को रॉ मटेरियल देती है ताकि बिजनेस जो है इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके गुड्स बनाए। जब गुड्स बन जाते हैं तो बिजनेस जो है इन्हीं गुड्स को, क्वालिटी गुड्स को आई विल से, सोसाइटी को देती है। तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बतानी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, सोसाइटी एंड कस्टमर। सिंपल, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो पुनीत एक पायलट है और उसका ड्रीम है कि उसको एरियल क्राफ्ट स्टाफ मैन्युफैक्चर करने हैं। सो उसने लोन अरेंज किया और एंजल इन्वेस्टर उसको मिला। कंपनी जो है फिर इस नाम से रजिस्टर्ड हो गई, राइट।
Then he completed all the procedural formalities. So he, as a owner, he thought he had the right to do what he pleased to run. लेकिन उसके कंसल्ट उसको ये लगा कि ओनर, मैं ओनर हूँ तो मेरा पास पूरा राइट है, मैं जैसा करना चाहता हूँ बिजनेस को चला सकता हूँ। लेकिन उसके कंसल्टेंट ने उसको बताया कि नहीं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो आपको हाईलाइट करनी है। एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, ये देखिए, तो कंपनीज जो हैं उनको हेल्दी और सेफ वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस को फॉलो करने हैं, क्वालिटी गुड्स देने एट रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट के लिए कि टैक्सेस रेगुलरली पे करने हैं। सोसाइटी के लिए क्वालिटी गुड्स देने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, राइट। क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। इन्वेस्टर के लिए अगर आ जाता है तो इन्वेस्टर के लिए आप ये लिखेंगे कि उनको रिटर्न्स अच्छे देने हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आपके बिजनेस में, यू हैव टू गिव देम गुड रिटर्न्स। सप्लायर के लिए आपको ये लिखना है इसमें कि ये देखिए, यू हैव टू पे देम ऑन टाइम, आपने उनसे रॉ मटेरियल लिया, यू हैव टू पे देम ऑन टाइम। नेक्स्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, कि जो फर्म है, ठीक है, दे शुड, बिजनेस जो है इट मस्ट बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट शुड नॉट डू एनीथिंग, कोई एक्टिविटी बिजनेस की ऐसे नहीं होनी चाहिए विच इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इट शुड गिव दी, इट शुड फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस आल्सो। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएसआर? सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेनिफिट्स क्या है सीएसआर के? जो सीएसआर प्रोग्राम है, अगर कंपनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ना अर्न करे बट एट द सेम टाइम कुछ सोसाइटी के लिए भी करे। जैसे आपने देखा होगा एड आती है, ठीक है, 1 रुपए क्लासमेट के रजिस्टर में भी लिखा होता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन जो है, पैसा वो है, दे डोनेट टू दी फॉर द पुअर एजुकेशन। या डाबर आंवला हेयर ऑयल की आती है कि 1 रुपए शिक्षा के लिए, राइट। तो ये क्या है, कंपनी क्यों कर रही है डोनेट? ताकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, वो फुलफिल कर रही है। तो इससे अगर कोई भी कंपनी ये सीएसआर फॉलो करती है तो एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। हर कोई चाहेगा कि मैं ऐसी कंपनी में काम करूं जो सोशल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं, आप करप्शन में इन्वॉल्व है अगर कंपनी, ठीक है, अनएथिकल पॉलिसीज फॉलो करती है, तो काफी जो है रेगुलेटर्स, कोर्ट की इंटरवेंशन फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो कंपनी सीएसआर फॉलो कर रही है तो ये सारे रिस्क अवॉइड हो जाते हैं। देन रेपुटेशन भी कंपनी की बिल्डअप होती है और कंपनी स्टैंड आउट होती है अपने कॉम्पिटिटर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमित जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का ओनर है, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना बाय चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम द कस्टमर और लो क्वालिटी। लॉ नहीं है ये, लो क्वालिटी है। तो वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी नहीं दे रहा है वर्कर्स को, मिनिमम वेजेस दे रहा है, ठीक है। और उसके इंडस्ट्री से काफी पॉल्यूशन, फैक्ट्री से पॉल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं कॉम्पिटिटर के पास। गवर्नमेंट जो है पेनल्टी लगा रही है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्री पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, राइट। सो ही इज वेरी अपसेट। तो आपको बताना है what Amit is lacking. Amit is lacking social responsibility and ethical behavior. So आपको बताना है उसने किस किस के साथ या towards whom he did not meet social responsibility. तो ओनर्स, सॉरी, ये देखिए, he did not meet the social responsibility towards employee,
क्योंकि एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं दी है, कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं एट हाई प्राइस, कम्युनिटी के साथ भी ठीक नहीं कर रहे क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। तो आपको बताना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स दीज ग्रुप्स। तो आप कर सकते हो, ये रिपीट है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने हैं, ठीक है, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट देनी है, एक्सेट्रा। ओके, अब बिजनेस को ना इंटरेस्ट ओनर्स का बचाना है सिर्फ, लेकिन कंज्यूमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट सबके बारे में सोचना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है, कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। 6 बेनिफिट्स कंपनी कैन प्रोवाइड टू सोसाइटी। कंपनी जो है अच्छे गुड्स दे सकती है, कस्टमर्स को जॉब क्रिएट कर सकती है, नए गुड्स डेवलप करती है, और न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, एंड कैन ऑल्सो बिल्ड अप एज वेल एज स्प्रेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।